ओके, सो वेलकम टू KBCIS एकेडमी। चलिए आज शुरू करते हैं। सबसे पहले जो जो भी आपके एग्जाम में आते हैं ना, उसी से संबंधित ज्योग्राफी पढ़ेंगे। और ये नहीं देखना है कि कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है। आपके एग्जाम से पहले सारा क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए 100%। क्वेश्चन एक भी छूटना नहीं चाहिए, बस क्वेश्चन एक भी छूटना नहीं चाहिए। चलिए कुछ एग्जाम्पल के साथ मैं आपको लेकर चलता हूं। ये पूरा ज्योग्राफी हम पढ़ने वाले हैं। ओके, अब ज्योग्राफी में आप ये बताइए कि क्या क्या पढ़ा है इससे पहले आपने ज्योग्राफी में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ज्योग्राफी? ज्योग्राफी पढ़ा है ना? ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है? कितने तरीके का ज्योग्राफी होता है? फिजिकल, ह्यूमन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, बस उसी के अंदर में है। लेकिन पता है ज्योग्राफी का क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आता है, क्योंकि ये टेक्निकल होता है। उस तरीके से नहीं, ये कॉन्सेप्चुअल भी होता है और टेक्निकल भी होता है ना? शुरुआती में इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन और ज्योग्राफी का क्वेश्चन अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है तो आप शानदार कर लोगे आप। ठीक है, अब चलिए ये देखो, थोड़ा कल्पना करना। मैं थोड़ा सा आप लोगों को डिटेल में ले जाऊंगा मैं आपको, तो इसके लिए थोड़ा सा मैं आप लोगों को डिटेल में ले जाऊंगा। ये सोलर सिस्टम है, तो सबसे पहले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो आप ही की यूपीएससी में पहले पूछ चुका है, ये बीपीएससी में पूछा है। पुराना क्वेश्चन है, ये आपके आया था लास्ट ईयर। आपको याद होगा कि द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पासेस थ्रू विच ऑफ दिस इंडियन स्टेट। यानी कि इसको मैंने ट्रांसलेट नहीं किया, यानी कर्क रेखा जो है भारतीय स्टेट किससे किससे होकर गुजरती है। अब बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा? मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, राजस्थान या उड़ीसा? सबसे कह रहा है कि नॉट। तो ये कौन कौन से राज्य हैं? 8 राज्य हैं। कौन कौन? गुजरात भी पहला। कहां से पहले? नॉर्थ राजस्थान, गुजरात। आप देखो, ये देखो, ये है हमारा, ये है आपका कर्क रेखा। ध्यान से देखना आप, ये क्या है हमारा? कर्क रेखा, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये कितना डिग्री है भाई? 23.5 डिग्री। नॉर्थ और साउथ है। नॉर्थ क्यों 23.5 डिग्री नॉर्थ क्यों है ये? आप बताइए। हम्म ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है। तो अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर, कर्क रेखा, नॉट विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा। क्या उसे बोलेंगे? भूमध्य रेखा, यानी उसको इक्वेटर नाम इसका देंगे, यानी इसको अंग्रेजी में हम इक्वेटर कहते हैं। अब ये पृथ्वी 2 भागों में विभक्त हो चुकी है। पृथ्वी 2 भागों में। अब पृथ्वी का ऊपर वाला पार्ट नॉर्थ है और नीचे वाला पार्ट साउथ है। नॉर्थ को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्थ हेमिस्फीयर। नॉर्थ हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध। और दक्षिण वाला पार्ट को दक्षिणी गोलार्ध। पृथ्वी को एक और रेखा जो है एक पोल से दूसरे पोल की तरफ ले जाती है, जिसको आप मेरिडियन टाइम या जीएमटी कहते हो। अब ये देखो कैसा शेप बन गया। ये क्वार्टर नहीं बन गया क्या? आप मैथमेटिक्स में आप लोगों ने पढ़ा था ये वाला, जब भी अक्षांश और देक्षांत। ये क्या है? ये क्या है? जो लंबवत है, जो लंबवत है कि नहीं, जो पोल से पोल को कनेक्ट करता है उसे क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। जो लंबा है, लॉन्गिट्यूड। जो इसको देशांतर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और ये वाला पार्ट अक्षांश। तो ये क्या बन गया? एक तरीके का ये बन गया आपका, क्या बन गया? ये प्लस बन गया। आप लोगों ने पढ़ा, ये क्वार्ट बन गया, क्वार्टर। तो अब भारत किस क्वार्टर में? तो आपको याद होगा कि जब आप लोग पढ़ते थे ट्रिगोमेट्री 11th 12th में, अगर मैथमेटिक्स लिया होगा, तो ये इस वाला पार्ट को प्लस प्लस बोलते थे, और इस वाला को प्लस और माइनस, और ये वाला पार्ट को माइनस, और ये वाला को प्लस माइनस। यही था ना?
भारत कौन सा हिस्सा में पड़ता है? भारत यहां पर पड़ता है। भारत जो है यहां पर है, भारत आपका ये भारत यहां पर है भारत। तो बताओ भारत विश्व के पूरी वर्ल्ड मैप में कौन से पार्ट में है? नॉर्थ में, उत्तर में है। इसीलिए भारत का जो ज्योग्राफिकल जो है ना एक्सपेंशन, नॉर्थ से नॉर्थ की तरफ है। इंडिया किधर से है? नॉर्थ से नॉर्थ की तरफ इंडिया का। इसीलिए इंडिया, इसीलिए हमारा जो है, और इंडिया ये कौन सा? ईस्ट से ईस्ट की तरफ, यानी भारत जो है नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। किस गोलार्ध में पड़ता है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है इंडिया, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। अब ये भारत को क्रॉस करती है ये वाला लाइन 23.5 डिग्री यहां से, और करीब करीब भारत को कितने भाग में विभक्त करती है? 2 भाग में विभक्त करती है। अब ये भारत का उत्तरी भाग और ये भारत का क्या है? किस कहां से? कर्क रेखा से, लेकिन भूमध्य रेखा से, यानी कि कैंसर से वो भारत किस दिशा में है? उत्तर की दिशा में है कैंसर से। लेकिन इससे अब इसीलिए हम इसको साउथ इंडिया कहते हैं और इसको नॉर्थ इंडिया कहते हैं। तो नीचे की तरफ जब जाओगे ना, साउथ की तरफ जाओगे ना, तो टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा? टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि याद रखना ये जो है ना, ये वाला जो पार्ट है, ये जिसको बोलते हैं, जिसको लैटिट्यूड का, तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है। और ये वाला पार्ट जो है एक पोल से दूसरे पोल को कनेक्ट करता है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? टाइम जोन को रिप्रेजेंट करता है। मैं आपको बताऊंगा कि भारत 5.5 घंटा आगे क्यों है। क्या रीजन है? 5.5 ही घंटा आगे क्यों है? बताइए सदाब जी, 5.5 ही घंटा भारत आगे क्यों है? तो ग्रीनविच से मानते हैं, ये कैलकुलेशन है कंप्लीट, ये पूरी कैलकुलेशन मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। हाँ, 8 राज्य कौन कौन हुआ? गुजरात हुआ, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद मिजोरम। ये 8 राज्य हैं। और इस बार की बीपीएससी एग्जाम ने क्या पूछा? भारत को, इसने बिहार को इंक्लूड कर दिया। वो प्रश्न 2000 से पहले से प्रश्न था, जब बिहार 2 भागों में विभक्त नहीं हुआ था, उसी को कॉपी पेस्ट आंख बंद करके कर दिया उसने। ये प्रश्न पूछा था। क्लियर है? कोई दिक्कत? ये देखो, आप देख लीजिए, तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? उड़ीसा, डी। डी नहीं है ना? किसको कहा जाता है वृद्ध गंगा? वृद्ध गंगा कृष्णा, गोदावरी, कावेरी और नर्मदा। मैं रिवर सिस्टम भी पढ़ाऊंगा, देखिएगा, मजा आ जाएगा आप लोगों को, है ना? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गोदावरी। गोदावरी को वृद्ध गंगा या दक्षिणी गंगा कहते हैं। दक्षिणी गंगा कहां? साउथ इंडिया का गंगा किसे कहेंगे? गोदावरी को। लेकिन आगे हाँ, कभी कभी आपको इसके बारे में भी, कृष्णा के बारे में भी बोलेगा। साउथ इंडिया। अब सोचो, एक चीज और भी प्रश्न कई बार पूछता है आपका, रिवर सिस्टम में पेनिसुला की बात करेगा, है ना? 2 प्रकार की रिवर सिस्टम आगे चलकर पढ़ेंगे, हिमालयन रिवर और पेनिनसुला रिवर। अब बताओ, जिससे मैं पूछूंगा वही बताइएगा। ये बताइए, विच लैटिट्यूड पासेस थ्रू द मिडिल ऑफ इंडिया? शदाब जी, जाहिर सी बात है, अभी हम लोगों ने चर्चा किया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कितना डिग्री? 23.5 डिग्री वॉट? नॉर्थ। और ये बताइए 23.5 डिग्री, और ये बताइए कितना आर्कटिक सर्किल, कितना डिग्री? 66.5। नॉर्थ और साउथ? नॉर्थ में। अंटार्कटिक साउथ में, और इक्वेटर 0 डिग्री। प्याज काटो ना, अनियन, लैटिट्यूड निकलेगा। आर्कटिक 66.5 डिग्री नॉर्थ होगा, और अंटार्कटिक 66.5 डिग्री साउथ होगा, है कि नहीं? अच्छा, क्वेश्चन था इधर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांस हिमालयन? ट्रांस हिमालय का मतलब क्या होता है? हिमालय से भी पहले, जब हिमालय का निर्माण नहीं हुआ था, उससे भी पहले ये था। कौन सी नदी? बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। ट्रांस रिवर 3 है मुक्त रूप से।
हिमालय से पहले कौन सी नदी? सही बोल रहे हो। 3 नदी कौन कौन है? इंडस है, दूसरा कौन? ब्रह्मपुत्रा, तीसरा कौन? सतलज। 3 नदी, ये ट्रांस रिवर है, तिब्बतियन रिवर कहते हैं हम उसको। ब्रह्मपुत्रा ऐसे निकलती है, भर ब्रह्मपुत्रा निकल रही है, मानसरोवर से निकली और फिर अरुणाचल प्रदेश में यू टर्न लेकर के कहा, बे ऑफ बंगाल में जाकर चली जाएगी। तो सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्रा को ट्रांस रिवर कहा जाता है। क्लियर है कि नहीं? यस और नो? ये देखो ट्रांस रिवर कौन कौन? ब्रह्मपुत्रा, इंडस और सतलज। ट्रांस रिवर यानी कि इसका शुरुआत जैसे ऐसे हुआ, इसकी कहानी आपको बता देता हूं। देखो यही तो दिक्कत होगा, हमारी क्लास लंबी इसलिए हो जाती है क्योंकि बीच बीच में कॉन्सेप्ट आएगा तो आप इसको। अब देखो ये है पृथ्वी, ठीक है? पृथ्वी शुरुआती में जब पृथ्वी था तो पृथ्वी पर मात्र एक लैंड मास का टुकड़ा था, और उस लैंड मास के टुकड़ा को क्या बोलते थे? क्या उसको बोलते थे? पैंजिया। इसका नाम था पैंजिया, नाम था, ठीक है? और ये जो वाटर बॉडी है, इस वाटर बॉडी को क्या बोलते थे? इसको पैंथला कहा जाता था, पैंथलाज। अब क्या होता है, जाहिर सी बातें हैं, पृथ्वी के अंदर में क्या होगा? है कि लैंड मास, हलचल होगा? हलचल नहीं होगा, हम आगे चलकर पढ़ेंगे क्या, टेक्टोनिक एक्टिविटी होगा, प्लेट टेक्टोनिक। पृथ्वी जो है ना, जब इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ोगे, आंतरिक अगर हम उसकी संरचना पढ़ोगे पृथ्वी पर, तो पृथ्वी प्लेट में डिवाइडेड है। लैंड मास किस में डिवाइडेड है? प्लेट में। और सारे प्लेट जो है मैग्मा पर फ्लोट कर रहा है, मैग्मा पर फ्लोट कर रहा है। अब एक प्लेट जब दूसरे प्लेट से टकराती है, जिसके कारण से भूकंप की एक्टिविटी आपको देखने को मिलता है। अब 2 प्रकार के ट्रांसफॉर्म हो सकता है, कॉन्टिनेंटल ड्रिप थ्योरी के कारण। ये कॉन्सेप्ट किसके कारण से हुआ है? कॉन्टिनेंटल ड्रिप थ्योरी के कारण से। अब इसके कारण से ये जो है क्या हुआ कि 2 भागों में विभक्त हो गया, ये 2 भाग में विभक्त हो गया ये। अब जब ये 2 भाग में विभक्त हुआ तो बीच में क्या भर गया भाई? पानी, और एक समुद्र बन गया, और उस समुद्र का नाम क्या है? तीथैसी। तीथैसी वही, हाँ, तिथय सागर, हिंदी में तथय सागर कहते हैं, या तिथय सागर बन गया। अब ये देखोगे कि बाद में इसको भी 5 पार्ट में डिवाइड हो जाता। इस वाला पार्ट को गोंडवाना लैंड कहते थे, और वो वाला पार्ट को लुरेशिया कहा जाता था, है? या लुरेशिया कहते, दोनों में से एक ही बातें हैं, ओंगेरा लैंड या लुरेशिया। और नीचे वाला पार्ट गोंडवाना। अब ये आपस में आगे चलकर टकराएगा। कौन सा पार्ट? इंडियन सब कॉन्टिनेंट जाएगा उधर, ये 2 पार्ट में आगे चलकर डिवाइड होगा। ये वाला पार्ट बन जाएगा साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, और ये पार्ट यूरेशिया, यूरेशिया और यूरेशिया। अब यूरेशिया टकराएगा इंडियन सब कॉन्टिनेंट के साथ, और बीच में क्या बन जाएगा? ये तो ये भी तो प्लेट पर है ना। तो ये क्या हुआ कि जैसे ही एक तरफ से ये प्लेट, दूसरे तरफ से ये, और बीच में ये सागर, तो जब टकराया तो ये फोल्ड हो गया, और फोल्ड होने के बाद क्या बन गया? हिमालय सागर बन, हिमालय बन गया आपका। इसलिए हिमालय को फोल्ड माउंटेन कहा जाता है। इससे हिमालय के आसपास में आज भी जीवाश्म फॉसिल्स फ्यूल मिलते हैं आपका। मरीन के बहुत सारे, वेल मछली क्या कर रहा है हिमालय पर्वत के आसपास? बताओ, उसके कंकाल मिला है वेल मछली का, तो क्या कर रहा है वेल मछली? क्या हिमालय पर्वत पर चढ़ने गया था वो? है ना? इसका मतलब ये हुआ कि वो जो प्लेट, समुद्र भी तो प्लेट पर ही है कि नहीं? तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिस से ये कहानी इसके पीछे आगे चल करके पड़ी। इंडिया लाइज इन किस हेमिस्फीयर में इंडिया पाया जाता है? नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न, सदर्न ईस्टर्न, या फिर नॉर्दर्न ईस्टर्न? नॉर्दर्न ईस्टर्न, यही हुआ ना, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, उत्तरी और पूर्वी में। विच फॉरेन कंट्री इज द क्लोजेस्ट टू अंडमान आइलैंड्स? ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। अंडमान के नजदीक कौन है? मैप बेसिस क्वेश्चन देखो, श्रीलंका, इंडोनेशिया, म्यांमार या पाकिस्तान?
इंडोनेशिया, अंडमान आइलैंड के आसपास म्यांमार हुआ। अंडमान निकोबार इज ऑल्सो द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ हिमालय पर्वत। हाँ, हिमालय का ही एक्सटेंडेड पार्ट है अंडमान निकोबार, है ना? हाँ, हिमालय का एक्सटेंडेड पार्ट है वो। आप समझो, तो सबसे नजदीक कौन? म्यांमार होगा। क्लियर? अब देखो, अननेचुरली प्रोड्यूस अ नैरो ऑफन अ नेविगेबल केनाल दैट लिंक टू बिगर बॉडी, यानी दो बिगर बॉडी को जोड़ रहा है, विच द बिलो द लो। अब इसका सिंपल सी एग्जांपल ऐसे समझो, ये देखो, ये क्या है? ये कौन है? अरबियन सी, अरब सागर, अरब सागर। और ये क्या है? बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, है कि नहीं? बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। और नीचे कौन सा है? इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर। और ये क्या है भाई? तो ये वाटर, ये क्या है? एक नैरो पार्ट, तो इसको क्या बोलेंगे? स्ट्रेट बोलेंगे इसको। इसको क्या बोलेंगे? तो इसने दो वाटर बॉडी को जोड़ा, अरबियन सागर को किसके साथ? बे ऑफ बंगाल के साथ जोड़ रहा है, दो वाटर बॉडी, ये नैरो वाटर बॉडी के माध्यम से। तो इसको क्या बोलेंगे? देख लो, a naturally produce a narrow often navigable canal that link two bigger body of water। क्या इसको बोलेंगे? पेनिसुला, गल्फ, स्ट्रेट या आइलैंड? ये हो गया। स्ट्रेट को स्ट्रेट ही बोलते हैं, खाड़ी। हालांकि खाड़ी बे को कहा जाता है, बे को कहते हैं, पल्क स्ट्रेट उसको बोलते हैं। तो दो वाटर बॉडी को जोड़ा ना, एक वाटर बॉडी कौन? अरब सागर, और दूसरा दो वाटर बॉडी, और इसके नीचे चले जाओ, श्रीलंका के नीचे पूरा हिंद महासागर। कितने सागर हैं पूरा? 5, 5 सागर। कितने महादेश? 7 महादेश। 5 सागर और 7 महादेश। क्लियर है? कोई दिक्कत? सैफ्रॉन इज एक्सक्लूसिवली प्रोड्यूस इन वन ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया। बताइए कहां? जम्मू कश्मीर। सैफ्रॉन, अब जाइए जम्मू कश्मीर में बहुत मिलेगा सैफ्रॉन। मतलब सैफ्रॉन का मतलब केसर, केसरिया, सब बेच रहा है वो इतनी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड डीपेस्ट ओशियन? दुनिया का सबसे गहरा सागर। इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन या पैसिफिक ओशियन? पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर पैंथेला का रेसिडुरी माना जाता है। जो पैंथेला जो था ना वाटर बॉडी, उसी का बचा हुआ पार्ट माना जाता है प्रशांत महासागर को। कौन सा वो गहराई का नाम क्या है? मैरियाना ट्रेंच। और दूसरा नंबर पर कौन आता है? गहरा पॉइंट कहां पर है? हिंद महाओशियन में, इंडियन ओशियन में है ना डीपेस्ट पॉइंट। ये बताओ, नियर द मानसरोवर, मानसरोवर के नजदीक, मानसरोवर के नजदीक और ग्रेट हिमालयास, 3 प्रोमिनेंट रिवर ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, फाइंड द ऑरिजिन दिस ऑफ द रिवर। यानी कि तीनों मानसरोवर से निकलता है। 3 नदियां हैं जो मानसरोवर से निकलती है। पहला इंडस, झेलम, सतलज। ब्रह्मपुत्र, सतलज, यमुना। ब्रह्मपुत्र, इंडस, सतलज या झेलम, सतलज, यमुना? शताब जी, सी, इसी को ये वाला पार्ट को ही ट्रांस हिमालयन कहा जाता है। तो ट्रांस हिमालयन में कौन कौन? ब्रह्मपुत्र, इंडस और सतलज। इसी को ट्रांस हिमालयन रिवर कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र, इंडस और सतलज। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब चलो, अब हम आ गए वहां पर। अब ध्यान से पढ़ना कॉन्सेप्ट को थोड़ा, है ना? कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो फिर आप आसानी से कर लोगे सारा A to Z। सबसे पहले हम सूर्य से शुरू करते हैं। सब लोग जब सोलर सिस्टम पढ़ते हो ना तो सन को अवॉइड कर देते हैं लोग, गर्मी के कारण। सन को अवॉइड नहीं करते हैं।
सन को हम लोग अवॉइड नहीं करें। आप देख रहे हो सन को, ध्यान से देखिए आप, ये सोलर फ्लेयर, ये जो बाहर निकलता है, ये मैग्नेटिक ऑरा जो दिखता है डिफरेंट डिफरेंट आपको, जब आकाश में आप देखो मैग्नेटिक फील्ड, सोलर विंड्स, ये क्या होता है। तो सर सन के बारे में थोड़ा सा आप समझ लो। आप बताइए पृथ्वी से कितना गुना बड़ा सन है? बहुत ज्यादा। क्या बात है, गुड आंसर। बहुत ज्यादा। कितना ज्यादा? नहीं, कितना गुना ज्यादा है? मैं वो तो पूछ ही नहीं रहा हूं, वजन, टन और ये सब चीजें। पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है सन? 15-16 गुना बस। 109 गुना। पृथ्वी से सूरज जो है 109 गुना ज्यादा है, बड़ा है। आप समझिए, ठीक है। बताइए पृथ्वी का तापमान कितना है, इस सन का तापमान कितना है? बताइए, बताइए। 6000 डिग्री तो आप सरफेस के तापमान बता रहे हो, और 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है वो, और वो सरफेस का तापमान है वो। इसीलिए तो कहता हूं कि सन के बारे में जो जानकारियां हैं, 15 मिलियंस डिग्री उसकी तापमान है। कितना मिलियंस? 15 मिलियंस डिग्री तापमान है सन का। आप समझ लीजिए आपका। तो जो आपका, बताइए सूर्य का घनत्व कितना है पृथ्वी से? सूर्य का घनत्व यानी कि डेंसिटी अर्थ से कितना है? नहीं याद है? ये पता है, उस 1/4 है मात्र। अगर डेंसिटी के बारे में बात, क्योंकि हाइड्रोजन है ना, वो तो हाइड्रोजन और हीलियम है, और पृथ्वी क्या है? सॉलिड। तो घनत्व क्या होगा? कम ही होगा। तो 1/4 घनत्व है आपका। चलो ये दिखा रहा हूं मैं आपको, ये देखिए। सन जो है, हिंदी में रखू या इंग्लिश में, जो भी है दोनों एक ही बात, इसलिए दोनों डाल दिया कि समझने में आपको आसान होगा। सूर्य पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है, यानी कि इसका वजन 2.192 इंटू 10272.1। आप समझ लो कि ये इसको डेंसिटी के फॉर्मेट में ये आपको दिया हुआ है, ये आपको एग्जैक्ट करने की जरूरत नहीं है ना। सिर्फ ये कितना गुना? 109। सूर्य का केंद्र का तापमान कितना है भाई? केंद्र की बात कर रहा हूं मैं, सेंटर की बात कर रहा हूं। जैसे अर्थ का अपना होता है ना इंटरनल स्ट्रक्चर, ऐसे सन का भी अपना इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। तो अगर सन की बात करें तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस हो उसका। कितना? 15 मिलियन सेल्सियस की बात कर सकते हैं आपका उस। उसी प्रकार से सूर्य का घनत्व पृथ्वी से कितना है? 1/4 है। उसी प्रकार से इसकी संरचना में कितना परसेंट हाइड्रोजन है? तो 71% हाइड्रोजन है। 71% हाइड्रोजन। ये प्रश्न पूछा है, कई बार पूछता है कि भाई ये बताइए कि कितना डिग्री, कितना परसेंट हाइड्रोजन है, कितना परसेंट हीलियम है। तो बताइए कितना परसेंट हाइड्रोजन है? 71% हाइड्रोजन और 26.5% हीलियम और 2.1% अन्य है तत्व। क्लियर? मैं तुरंत पूछूंगा इसके बाद, देखना है ना। बताओ सूर्य पृथ्वी से लगभग कितना मिलियन किलो दूरी पर है भाई? 150 मिलियन किलोमीटर। 150 मिलियन किलोमीटर दूर, बहुत ही नजदीक है। और सारे जितने भी स्टार है ना, वो स्टार से नजदीक है ये, है कि नहीं? 150 मिलियन किलोमीटर दूर है आपका। प्रकाश के लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से ये चलता है बेसिस के आधार पर। अब इसकी ऊर्जा कैसे निकलती है? इसकी ऊर्जा नाभिकीय संलयन से। नाभिकीय संलयन का मतलब क्या होता है सर? न्यूक्लियर फिजन या फ्यूजन? फ्यूजन, FUSSION, है कि नहीं? फ्यूजन है आपका, न्यूक्लियर फ्यूजन, FUSION। और फिजन क्या होता है? फिजन का मतलब जुड़ना या टूटना? टूटना है। और फ्यूजन का मतलब
देखो संलयन और विघटन होता है आपका। तो ये क्या है, ये संलयन है, तो यहां पर क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, हाइड्रोजन हीलियम आपस में मिल करके एनर्जी बनाता है। और विघटन में क्या होता है, टूटता है। तो उसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा कि एक एनर्जी टूट के दो पार्ट में बन, जैसे यूरेनियम। तो यूरेनियम में क्या होता है, संलयन है विघटन, विखंडन होता है उसके अंदर में यूरेनियम में। और इसमें क्या हो रहा है, संलयन आपस में मिल रहा है, हाइड्रोजन हीलियम मिला करके नई एनर्जी बन गई। तो ये भी याद रखना आपका, है ना। 1/4 है, इसका मतलब डेंसिटी, घनत्व का मतलब डेंसिटी पता है ना। घनत्व क्या होता है, ये ऐसे ऐसे, मास अपॉन वॉल्यूम, ये क्या होता है, डेंसिटी होता है। जैसे एग्जांपल बताओ, एक सुई पानी में डूब जाता है और बड़ी सी जहाज पानी में नहीं डूबता, क्या कारण है, किसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, सुई की डेंसिटी ज्यादा होती है। और तो याद रखना, जिसका वॉल्यूम कम होगा ना, उसका डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये बताओ, ये जो होता है नोक, ये सुई की वॉल्यूम क्या होती है, कम होता है, वॉल्यूम कम होता है, तो डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। और मास जो है, इसलिए जहाज का वॉल्यूम क्या है, बहुत बड़ा है कि नहीं। अच्छा ये बताओ, जब आप पानी में कूदते हो तो ऐसे कूदोगे तो जल्दी नीचे डूब जाओगे, लेकिन ऐसे जाओगे तो आप क्या करो, तैरते वक्त क्या किया आपने, अपनी वॉल्यूम को आपने बढ़ा दिया। तो जब आप वॉल्यूम बढ़ाओगे तो फ्लूट, किसमें, हाँ, तो एरिया उसी की बात हो रही है ना, वॉल्यूम को तोड़ो ना तो एरिया इंटू लेंथ हो जाएगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, एरिया इंटू लेंथ, है कि नहीं। तो डेंसिटी है आपका, ये तो फायदा है साइंस पढ़ने से। और इसको तोड़ो, इसको फोर्स में भी कन्वर्ट कर दे क्या, बताओ क्या होता है फोर्स, एम इंटू, तो ये तो फोर्स एम इंटू एम, तो मेरे को तो पता ही एम इंटू ए। हम बोल रहे हैं कि इसको आप बॉयंसी फोर्स में कन्वर्ट करो। थ्रस्ट क्या होता है फॉर्मूला, बॉयंसी फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, उतना ही ऊपर लगाएगी, हाँ हाँ, उसी का उल्टा अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। इसलिए हमारे जब पानी में होते हैं, इसलिए हमारा वजन हल्का लगता है, क्योंकि हम पर क्या लग रहा है, बॉयंसी फोर्स लग रहा है, उत्प्लावन बल लग रहा है, वेटलेस लगते हैं हम। इसलिए माँ के गर्भ में जो बच्चा होता है ना, देखो प्रकृति कितनी शानदार बनाया है भाई। माँ के गर्भ में जो बच्चा है, माँ के गर्भ भारी लगता है, उसको लगता है क्या, अभी मैं, हम लोग तो माँ तो है नहीं कि हमें पता, थोड़ा तो लगता होगा, ऐसा नहीं कि भाई उनका जो स्टोमक जो है वो फैला हुआ है, वो चीजें, वो एरिया बढ़ रहा है। वो एरिया क्यों बढ़ रहा होता है, क्योंकि वाटर उसमें इकट्ठा होता है। बेबी क्या होता है, वाटर में फ्लोट कर रहा होता है बेबी। तो वाटर में फ्लोट करने के कारण, हाँ वाटर भरा हुआ होता है, तो फ्लूड उसी की तो बात कर रहा हूं मैं, वो फ्लूड की बात कर रहा हूं मैं। तो फ्लूड के कारण से वजन महसूस नहीं होता। हमारा जो मस्तिष्क है कितने केजी का है, हम्म अब ये बताओ, इसको सर पर इतना वजन के कोई सामान रखो, इस पर क्या होगा, वजन लगेगा नहीं लगेगा, लेकिन सर का वजन लग रहा है क्या, क्यों, क्योंकि ब्रेन के अंदर में भी फ्लूड है, वो फ्लूड पर ब्रेन फ्लोट कर रहा है, इसलिए हमको क्या लगता है, सर भारी नहीं लगता है। समझे कि नहीं समझे, हाँ या ना, नहीं, किसका, फ्लूट का, तो फ्लूट का एक ही काम थोड़ी है, मल्टीपल वर्क है उसके अंदर में। ये एक साइंटिफिक रीजन कहा जा रहा है बनावट के आधार पर कि हमें महसूस नहीं होता, शरीर में तो 70% पानी है ना। ठीक है, कहां थे हम लोग, ये क्लियर हो गया यहां तक। हाइड्रोजन परमाणु के छोटे छोटे नाभिक मिलकर के क्या बना, इसी को तो संलयन हो रहा है, हाइड्रोजन हीलियम आपस में क्या हो रहा है, मिक्स हो रहा है, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, सन इज अ न्यूक्लियर फ्यूजन। अब फ्यूजन होता तो टूट जाता, फ्यूजन का एग्जांपल यूरेनियम, फ्यूजन का एग्जांपल एटॉमिक बॉम्ब, एटॉमिक बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब का परीक्षण किया गया है, और ये इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक कि आप समझिए कि पृथ्वी को समाप्त कर देगा।
चेन रिएक्शन होता है उसके अंदर में, बिल्कुल चेन रिएक्शन होता है। एक फिजन में, फिजन के अंदर में, फिजन बहुत खतरनाक है। फिजन फ्यूजन से ज्यादा खतरनाक है। ये इनका एनर्जी सन का कभी खत्म हो रहा है क्या? नहीं खत्म हो रहा है, सिंपल सी बात है। कितना उम्र होता है सन का बताइए? कब सन का एज क्या है? एज ऑफ सन क्या है अप्रोक्सीमेटली, कुछ अंदाजा करो। 4.6 बिलियन ईयर। और सन भी टूटा हुआ है किसी न किसी से। 4.6 बिलियन साल पुराना है हमारा सन, है ना। डायमीटर कितना है? 1.39 मिलियन किलोमीटर। पृथ्वी का डायमीटर कितना है? मात्र 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर सर, है कि नहीं? एज ऑफ द सन कितना? 4.6 बिलियन ईयर। डायमीटर कितना? ये फैक्चुअल डेटा आपके एग्जाम में ही पूछेगा, ये सब पूछता है फैक्चुअल डेटा आपके एग्जाम में, ये फैक्चुअल डेटा आपके एग्जाम में पूछेगा। टेम्परेचर ऑफ सन कितना? 6000। क्या? सरफेस का टेम्परेचर है ना, कि पूरा सन का टेम्परेचर। प्लाज्मा होता है उसके अंदर में, आप समझ रहे हैं ना। ये बहुत बड़ा टेम्परेचर है क्या? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। ये पृथ्वी पर संभव है। ये सरफेस का टेम्परेचर है मात्र। और सर्फ के अंदर का टेम्परेचर मैंने बताया तो क्या? कितना? हाँ हाँ, ये देखो, उसी स्लाइड में है क्या? ये देखो ना, सन टेम्परेचर ऑफ अबाउट 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। ये कोर के अंदर का पूर्व तरीके। लेकिन सरफेस ऊपर का टेम्परेचर, जो पृथ्वी के अंदर भी जाओगे ना तो भी सन बनता जाएगा वो, कोर के अंदर में। नीचे मैग्मा है, लावा। पृथ्वी में, स्पेस में जाना आसान है, पृथ्वी के अंदर जाना, क्योंकि कोई कंपोनेंट, कोई डिवाइस वहां काम ही नहीं कर सकता। ऐसा किया था उसने, रशिया ने, रशिया ने ड्रिल किया था। हम लोग इस पर, मैंने एक वीडियो भी बनाया है मैंने। अंदर डिगिंग किया उसने, खुदाई किया, उसके बाद अंदर जो कितना भी 6 किलोमीटर, लेकिन उसके बाद अंदर मशीन क्या मेल्ट होता गया, सब मेल्ट हो जाएगा, जाहिर सी बात। और अंदर से एक आवाज निकलता था। अब वीडियो देखना पसंद करेंगे इसका एक? हुँ? इसमें आवाज है ना? बहुत शानदार तो नहीं है, पर बहुत बढ़िया भी। हाँ, एक सेकेंड, इतना ही है। आवाज सुनाई दे रहा है ना, इतना काफी।
विशाल काय और एक उन्नत सभ्यता रहती थी। क्या हिटलर ने अपने वैज्ञानिकों को पृथ्वी के अंदर एक सुरक्षित जगह खोजने के लिए भेजा था? कुछ भी ऐसी बातें हैं जो इस थ्योरी को भी रहस्यमय बताती है। अब सवाल यह है कि अगर पृथ्वी के अंदर जीवन है तो वहां सूरज की रोशनी कैसे पहुंचती होगी? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि इंटरनल दुनिया यानी कि अंदरूनी दुनिया में एक ऐसे मिनी सूरज यानी कि इनर सन है जो लगातार प्रकाश और गर्मी देता है। आप कह सकते हैं कि ये एलियंस का सीक्रेट बेस हो सकता है। कुछ सीक्रेट एजेंसियां इस बात को मानती हैं कि यूएफओ असल में इस भूमिगत दुनिया से आते हैं, न कि बाहरी अंतरिक्ष से। रोसवेल यूएफओ इंसिडेंट के बाद कुछ गोपनीय दस्तावेज इस बात की ओर इशारा करता है कि अमेरिका को हॉलो अर्थ के बारे में जानकारी है। कुछ सिद्धांतों के अनुसार पृथ्वी के अंदर रहने वाले प्राणी हमसे ज्यादा विकसित यानी कि हाईली एडवांस है और ये हमारे साथ संपर्क में आने से बच रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारे हिंदू ग्रंथ और तिब्बतीय ग्रंथ में इससे संबंधित क्या व्याख्या है। हिंदू ग्रंथों में पृथ्वी को 7 लोकों में विभाजित किया गया, जिनमें से एक है पाताल लोक। इसमें सर्प यानी कि नाग और दैत्य यानी कि असुरों का लोक माना जाता है, जहां धन और समृद्धि प्रचुर मात्रा में है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा बलि को भगवान विष्णु ने वामन अवतार में पाताल लोक भेज दिया था। के अनुसार पाताल लोक में सोने चांदी से बने महल और विकसित सभ्यताएं मौजूद है। यही बात अर्गता यानी कि तिब्बती रहस्यवाद में गुप्त भूमिगत शहर के बारे में चर्चा की जाती है। तिब्बती बौद्ध धर्म में अर्गता या संभाला एक गुप्त भूमिगत साम्राज्य है। यह माना जाता है कि यहाँ एक उन्नत सभ्यता रहती है जो आध्यात्मिक और वैज्ञानिक देती है। इसीलिए सरकारें इस विषय पर खुलकर चर्चा नहीं करती। क्या आपको पता है कि 1970 के दशक में रूस ने एक गहरी खुदाई यानी कि कोला सुपर डीप बोरवेल्स प्रोजेक्ट की थी। वहां से अजीबोगरीब ध्वनियां आई जिन्हें हेल साउंड्स कहा गया। सन 1970 की ठंडी सुबह रूस की कोला प्रायद्वीप की बर्फीली जमीन पर एक अनोखा प्रयोग दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक पृथ्वी के सबसे गहरे रहस्यों का उजागर करने के लिए। हमें नहीं पता कि इतनी गहराई में क्या मिलेगा, मुख्य वैज्ञानिक, लेकिन अगर हमने इस प्रयोग को सफल बना लिया तो यह इतिहास में दर्ज हो जाएगा। विशाल मशीनों ने जमीन को चीरना शुरू किया। दिन रात खुदाई चलती रही। 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर धरती के अंदर जाने का यह सफर अब तक का सबसे कठिन प्रयास था। एक दिन खुदाई 12 किलोमीटर तक पहुंच गई। तभी कुछ अजीब हो गया। गर्मी अचानक बढ़ने लगी। मॉनिटर पर दिख रहा था कि नीचे का तापमान 180 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो चुका, जो उम्मीद से कहीं ज्यादा। यह संभव
से प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया था। यानी उसके अंदर वो खुदाई ही मतलब बहुत सारे ऐसे सीक्रेट्स हैं पूरी दुनिया में। हाँ, तो एक्चुअली में ये पता लगाया जाने की कोशिश की जा रही थी, पर उस सीक्रेट्स को बंद कर दिया और आज तक उसको दुनिया को रिवील नहीं किया। ठीक है, हिंदुओं में हाँ, पृथ्वी बहुत कितना, सोचो ना, प्रकृति ने कितना शानदार बनाया, अलग ही बनाया हुआ है कि नहीं। और एक अलग, अगर आप इमेजिन करोगे ना, पढ़ाई लिखाई सब छोड़ दोगे और लगेगा कि, और संतुष्टि उसी में आपको मिलेगा, ये तो कुछ नहीं है। और ये मैंने अपने घर के स्टूडियो से बनाया है। इंजीनियरिंग का जो मैंने यूज किया है सिविल सर्विसेज में। हैं? कौन सा? मैकेनिकल इंजीनियरिंग। पर आप सोच रहे होंगे सीएस। नो नो, तो एक्चुअली हम सब में एक्सपर्ट हम लोग हुआ करते थे इंजीनियरिंग में। मैकेनिकल में का वो एक होता था हम लोग का हंट, हाईजेक हंट नामक एक कंपटीशन होता है, तो कंप्यूटर साइंस वाले करवाते हैं हर साल। और उसमें हर साल सेलेक्ट होते थे मैकेनिकल वाले, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वाले, कंप्यूटर वाले नहीं हो पाते। आपकी ब्रांच कौन? इलेक्ट्रॉनिक्स। बहुत क्यूरियोसिटी है इसको, कभी देखना उस चीजों पर। अब तो हमने छोड़ दिया है अभी। अब फिर से अपने चैनल पर एक एपिसोड इस तरीके के मैं लेकर के आ रहा हूँ, आज भी एक मैं डालूंगा, मैं आज डाला है मैंने, उस पर भी अपने बनाया है, बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन। पता है रशिया ने कई बार, पता है रशिया क्या करता है, इतना कमीना है वो, कि अपने टेम्परेचर आसपास में ग्लेशियर को कम करने के लिए वहां पर परमाणु बम से उड़ा देता है, और वहां पर मेल्ट कर देता है, इलाका को मेल्ट कर देता है। आप समझ लो, आप जिस तरीके से एनर्जी का गलत यूज कर रहा है ना ये अमेरिका और रशिया, पूरी वर्ल्ड को। आज ट्रंप साहब कह रहे हैं कि हम मदद नहीं करेंगे डेवलपिंग कंट्री को। पॉल्यूशन किसने फैलाया है? ये डेवलप कंट्री ने फैलाया है। सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा वेपन्स किसके पास है? रशिया के पास है। मैम, ऑपरेशन, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब ऐसे बहुत सारे हम लोग रिसर्च करते रहते, मैं भी करता रहता हूँ। मैंने एलियंस पर भी बनाए थे।
ठीक है, तो ये है, चलिए ठीक है। पृथ्वी के अंदर बहुत सारी चीजें हैं वास्तविक रूप से, हम आप इसको नहीं जानने की, इंडियन वाले तो इंटरेस्ट भी नहीं लेता। इंडिया को इंटरेस्ट किस चीज में है? मनरेगा में। अभी बिहार में चल रहा है। तुम सोचो ना, यूरोप क्यों हमसे आगे है? क्यों है? आज जो आपने जितना एज या हम सब लोगों ने एज बर्बाद किया है, हमें अगर एक्सप्लोरेशन में, रिसर्च में, या फिर हमें इनोवेशंस में अगर सही दिशा में अगर हमारा स्किल काम करता, यानी कि हमारा एजुकेशन पॉलिसी अगर अच्छी होती, तो इस देश को किसी दूसरे देश पर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। ये कमीशन में बताइए, एसएससी का प्रोटेस्ट चल रहा है, बीपीएससी का चल रहा है, यूपीएससी का प्रोटेस्ट चल रहा है। हम रोजगार के पीछे भाग रहे हैं। हम लोग कहां किसके पीछे? 2 वक्त की रोटी के लिए हमको चाहिए, हम इसके लिए पूरी। और अंग्रेजों ने जो पॉलिसी से भारत को तोड़ा है ना, यूरोपियन कंट्री जानबूझ के हम सबको गरीब करता है, हमारे हमारे पॉलिसी को आने। पता है, ये रशिया या अमेरिका हमें वही आर्म्स देता है जो आउटडेटेड हो चुका होता है। भारत को बार बार कहा जा रहा है कि तुम भाई अपना डेवलप करो, अपना R&D पर पैसा। R&D पर कितना पैसा खर्च करते हैं? 0 पॉइंट कितना 6% R&D पर हम खर्च करते हैं मात्र। राफेल 2000, ये रशिया ने मैनमेड एक आर्म्स भेजा था भारत को, वो पता है, वो 2000 में उसको आउटडेटेड कर दिया था और वो इंडिया के साथ बेच दिया। कोई भी अपडेटेड आर्म्स अपने देश का नहीं बेचेगा, याद रखना होगा आपका, कभी भी नहीं वो चाहे। भारतीयों की ये समझ, भारत की जो है ना बुद्धिमत्ता, भारत फेक लाइफ जीता है भाई। फेक लाइफ जिसको बोलते हैं ना, मतलब हमारा मामा दादा परदादा हमारा छरदादा ऐसा था, हम ये वंश से हैं। भाई तुम्हारा क्या कंट्रीब्यूशन है? तूने ऐसा क्या किया? महाराणा प्रताप, इसी इतिहास में अमेरिका जैसे देशों में नहीं पढ़ाया जाता ये सब चीजें। जिसको इंटरेस्ट है ना हिस्ट्री में, वही अपना पढ़ के समझ रहा है। ये नहीं, हमारे देश में तो राजपूत लोग महाराणा प्रताप को लेकर के, ब्राह्मण लोग परशुराम को लेकर, सब लोग अपने जाति के गा रहे हैं, आपका बर्बाद कर रहा है देश को। जनता, सरकार भी उसको सपोर्ट कर रही है, सरकार बेरोजगार बना रही है लोगों को। तो आप समझो, ये सब जानो ना, ये जानने की कोशिश करो पृथ्वी कैसा है, का रिसोर्स। चाइना आज जो है पूरी दुनिया का जितने भी रेयर्स मिनरल्स हैं वो अपने यहीं इकट्ठा कर लिया हो। पता, उसको पता है कि आगे पूरी इलेक्ट्रिकल दुनिया आने वाली है, इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया है, सारा सिलिकॉन सब स्टोर करके रखा हुआ है। और भारत क्या कर रहा है? भारत हाथ जोड़ रहा है, चाइना को बोल रहा है कि ये आप बैन मत करो, है ना। दवाई की रॉ मटेरियल, दवाई प्रोडक्शन इंडिया करता है पूरी दुनिया में, और रॉ मटेरियल कहां से आता है? चाइना से। रॉ मटेरियल अगर बंद कर देगा तो फिर तो तुम क्यों नहीं रॉ मटेरियल में, तुम आयुर्वेद को बढ़ावा दे रहे हो। गलत बात नहीं है, आयुर्वेद का बढ़ावा दो, लेकिन उसको रिसर्च करवाओ ना। है, आप क्या करवा रहे हो? योगा से ही होगा। सांस लो, सांस लेने के लिए भी तो हवा शुद्ध चाहिए, योगा से ही सिर्फ होगा। योगा को लेकर के पूरी दुनिया में ये, तो अब मतलब भारत को नहीं समझेगा तो वही होगा, क्या बेरोजगारी होगा ही, और क्या। टीचर लोग क्या करेंगे? टीचर, अमेरिका में सबसे ज्यादा पेमेंट, पता पेमेंट किसको होता है पता है आपको? प्रोफेशंस में सबसे ज्यादा पेमेंट, सबसे ज्यादा सैलरी टीचर्स की होती है, नंबर 1 पर। अमेरिका में सबसे नंबर 1 पर किसकी सैलरी है? टीचर्स की। उसके बाद इंजीनियर है, उसके बाद डॉक्टर है, उसके बाद वो सारे हैं। यहां पर टीचर के मतलब तो टीचर बन गया, ये बताओ। लेकिन टीचर प्रोफेशन नहीं है, पैशन है। वहां पर पैशन, टीचर सब नहीं वहां पर बनता है। इसलिए इंडिया के लोगों को वहां पर, अगर मैं अमेरिका जैसे देश में रहूं तो मैं मिलीनियर रहूं। सवाल वहां पर पैशन होता है, यहां पर क्या है? प्रोफेशन बना दिया टीचिंग के लोगों ने। पढ़ाना एक आर्ट है, जब तक अंदर से नहीं आएगा ना, आप ट्रांसपोर्ट होता है पढ़ाना। अनारकली को जिंदा न नचवा दिया यहां पर, तो फिर पढ़ाने का क्या मतलब है ना। तो ये बातें सिंपल थी। अब देखिए यहां पर, अब यहां पर टेम्परेचर की बात हो गई 6000। सरफेस का टेम्परेचर याद रखना, सरफेस का टेम्परेचर, डेंसिटी 1.41 टाइम्स है वाटर से, यानी कि वाटर से डेंसिटी इसका 1.41 टाइम्स ऑफ द वाटर है आपका। वाटर डेंसिटी 999 होता है, 1 ही हम लोग मानते हैं ना करीब करीब, है कि नहीं। अर्थ का ओवरऑल डेंसिटी कितना? 5.5 टाइम ऑफ द वाटर।
वाटर से अर्थ की डेंसिटी जो है ओवरऑल 5.5 होती है। सरफेस ग्रेविटी कितनी है? 274 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और पृथ्वी का कितना है भाई? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सेकेंड, ये क्या है? सेकेंड स्क्वायर। क्यों सेकेंड स्क्वायर है? टाइम स्क्वायर हो जाता है कि ना? एक्सेलरेशन है ना, तो एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। और वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। नहीं, डिस्टेंस स्पीड नहीं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम स्क्वायर हो जाता है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा आपका। कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर और स्केलर? वेक्टर क्वांटिटी है कि नहीं? तो 28 टाइम्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का 28 गुना। आप समझ सकते हो, आप मतलब आसपास। इसीलिए कभी कभी सन जो है पृथ्वी को चकमका देती है आपका, इतनी। हाँ, नहीं उस सन की वजह से नहीं, सन और मून की वजह से आता है। सन और मून की वजह, ये पृथ्वी जो है बीच में आती है, तो आकर्षण के कारण। अब आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा ना कि मार्स और जुपिटर के बीच में क्या एस्ट्रॉयड बेल्ट बना हुआ है कि नहीं? अगर वो ना होता तो क्या होता? सब पृथ्वी को डैमेज कर देता, पृथ्वी बर्बाद हो गया होता। आप भले एक बात, एक बहुत बढ़िया मैंने रील देखा था, शॉर्ट्स, आप इसे मानिएगा नहीं मानिएगा। तो दो बच्चे होते हैं जुड़वा, पृथ्वी माँ के पेट में, गर्भ में दो जुड़वा बच्चे होते हैं, और दोनों आपस में बात कर रहे हैं। तो बोल रहे कितना मजा आ रहा है, तुम अगर इस माँ के पेट से, माँ नाम की कोई दुनिया होती है क्या? वो दोनों आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं। बोले अरे नहीं, माँ नाम, माँ मुँह को नहीं, कुछ नहीं होती है, माँ नाम की कोई दुनिया नहीं है। तो एक बोला कि नहीं नहीं होती है, माँ नाम की दुनिया होती है। लेकिन अगर माँ नाम की दुनिया होती है तो लोग अंदर से बाहर जब जाते हैं तो क्यों नहीं लौट कर आते हैं, है ना? सवाल ये था, हम चाहे कितना भी नकार ले कि ईश्वर नहीं है, खुदा नहीं है या कोई नहीं, लेकिन एक ऐसी दुनिया है, एक ऐसी प्रकृति है जो कहीं ना कहीं सबको संतुलित किए हुए है। मैं उसे ईश्वर तो नहीं कह सकता हूं कि वो ईश्वर है, लेकिन एक ऐसी शक्ति तो है ना, एक बैलेंस शक्ति। ये बैलेंस, हम बात कर रहे हैं, एनर्जी की बात कर रहा हूं, जो एनर्जी को बैलेंस किए हुए है। मैं ये नहीं कर रहा हूं, आप, हमारी सोच, छोटी सोच है कि आप ईश्वर को ढूंढ रहे हैं मंदिर में, आप ईश्वर को मस्जिद में ढूंढ रहे हैं, हम ईश्वर को गुरुद्वारा में ढूंढ रहे हैं, या किसी क्रिश्चियन वाले कह सकते हो कि आप गिरजाघर में ढूंढ रहे हो। ये हमारी सोची है, ये हमारा, हमें आपको रिफ्लेक्ट करता है नैरो माइंड को। पृथ्वी जो है ना, ईश्वर जो है ना, ईश्वर सर्वत्र है, वो एनर्जी है। ईश्वर को डिफाइन नहीं किया जा सकता है। आप ईश्वर को ना खुदा मान सकते हो, ना राम मान सकते हो, ना सीता गीता, जो भी आप नहीं मान सकते हो उसको डिफाइन। जैसे आपने जब साइंस पढ़ोगे ना, तो साइंस में चार्ज एक है, चार्ज पार्टिकल पढ़ा है आप लोगों ने। चार्ज को कभी डिफाइन नहीं किया जा सकता। चार्ज को डिफाइन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ चार्ज? वो क्या है भाई? चार्ज क्या है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ एनर्जी। आप उसके कैरेक्टर के बारे में बात कर सकते हो, लेकिन डिफाइन, हम एनर्जी के भी क्या बोलते हैं? एनर्जी को डिफाइन करते हैं क्या? एनर्जी को कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन बी चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। वो एक से दूसरे में बदल जाता है। वो क्या है? वो कंजर्व है, वो कभी समाप्त ही नहीं हो सकता। वो फिक्स है, पृथ्वी के अंदर में नहीं, पूरी ब्रह्मांड में वो फिक्स एनर्जी है। ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड को मानो आइसोलेटेड, इसको क्या मान लो? आइडियाबेटिक मान लो, आइसोलेटेड मान लो। वो फिक्स है, अगर 10 ग्राम है तो 10 ग्राम है, वो फिक्स है। लेकिन वही एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल रहा है। जो आग लगाते हो, वही कोयला पहले जमा था, उसी कोयला को जलाया तो एनर्जी के फॉर्म में निकल गया, और वही फिर से क्या बन जाएगा? किसी न किसी जगह पर स्टोर हो जाएगा, चाहे स्टैटिक रूप में या डायनेमिक के फॉर्मेट में। तो ये चीजों को समझना चाहिए। अब देखिए आप, 28 टाइम्स पृथ्वी से, उसके बाद रोटेशनल स्पीड क्या होता है? रोटेशनल स्पीड 7179.79 किलोमीटर पर आवर। एक घंटे में कितना रोटेट कर रहा है? इतना रोटेट कर रहा है। और पृथ्वी एक घंटे में कितना रोटेट कर रहा है? कितना डिग्री? 1675 किलोमीटर पर आवर, और ये 7179। अब यहां पर देखो, फास्टर देन अर्थ के रोटेशन से कहीं ज्यादा होता है आपका, है ना? उसकी वेलोसिटी, अर्थ की वेलोसिटी कितनी है?
ये सब फैक्ट याद कर लो, यही प्रश्न पूछ रहा है आपको। 1675 किलोमीटर पर आवर। पृथ्वी का स्पीड कितना है सर? 1675 किलोमीटर पर आवर। चाहे तो इसको आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो। बताओ मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके और ये पृथ्वी का कितना, सन का कितना है? 7179.73 किलोमीटर। ये हिंदी है, डोंट वरी, उसमें पीडीएफ में हमने मेंशन कर रखा है, साइड साइड में चाहिए था मैं। घूर्णन गति कितना है? लगभग 7179.73 किलोमीटर पर घंटा। और पृथ्वी का घूर्णन वेग कितना है? 1675 किलोमीटर पर घंटा, है कि नहीं? सतही गुरुत्वाकर्षण कितना है? 274 मीटर पर सेकंड। पृथ्वी का कितना है भाई? 9.8 है आपका, 28 गुना ज्यादा है। घूर्णन की दिशा क्या है भाई? पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव में बहुत ऊपर है वो। इसीलिए आपको देखो यहां पर आपका कंप्लीट वन रोटेशन कितने दिन में कंप्लीट करता है? ये 25 दिनों में 9 घंटे में रोटेट करता है। रोटेशन यानी कि पीरियड ऑफ रोटेशन, कंप्लीट रोटेशन कितने में? 25 दिन 9 घंटे। ये सन का है। और भारत का, ये इसका, पृथ्वी का 23 घंटा, एक चक्कर। हाँ, घूर्णन की बात कर रहा है, रिवॉल्यूशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, है कि नहीं? पीरियड ऑफ रोटेशन, कंप्लीट वन रोटेशन 25 दिन 9 आवर। और यहां पर रोटेशनल दो तरीके से होता है, याद रखना। जब अपने अक्ष पर हो ना तो रोटेशन करता है, वो करता है ना। और जब किसी को रेफरेंस से तो रिवॉल्यूशन कहते हैं, उसको रिवॉल्व करना, परिक्रमा। रिवॉल्यूशन का मतलब परिक्रमा। और घूर्णन अपने अक्ष पर। तो पृथ्वी, सन किसी का रिवॉल्यूशन नहीं करता है, सन घूर्णन करता है अपने अक्ष पर। तो उसका अलग फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में सोलर सिस्टम अलग है। जो हमारा जो सोलर सिस्टम है ना, तो हमारा सोलर सिस्टम में सन को हम क्या मानते हैं? फिक्स मानते हैं, केंद्र मानते हैं, है कि नहीं? ऐसे ऐसे पता है कितने यूनिवर्स हैं, पूरी ब्रह्मांड की बात है, एक ब्रह्मांड की बात नहीं, ऐसे मिलियंस ऑफ अर्थ है पूरी पृथ्वी। पर ऐसा आएगा नहीं, आप ना आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, मास ऑफ सन कितना? 3,32,900 अर्थ के मास से, इतना गुना ज्यादा है। आप सोच लो क्या क्या मिल से बना है? हाइड्रोजन और हीलियम, और 98% यही दोनों है आपका। उसी प्रकार से सोलर सिस्टम का मास डोमिनेंस, सन मेक्स टू 99.8% सोलर सिस्टम के टोटल मास की बेसिस के आधार पर हम बात कर सकते हैं। गैसियस है आपका, ठीक है। सौरमंडल क्लियर है आप? कोई दिक्कत नहीं इसमें, हम देख सकते हैं, कोई एक बार आप इसको देख लो, आप कहीं पर कोई भी दिक्कत है तो, है ना? आगे बढ़े, अब देख लो, देख लो, बताओ, ये देखिए तो क्या लग रहा है एकदम, ये आग एकदम, इसके बगल में गया, बिहार का गया जिला, सन के सबसे नजदीक गर्मी के दिनों में, है कि नहीं? सन के सबसे नजदीक कौन? बुध, जिसको मर्क्यूरी क्या बोलते हैं? बुध। बुध के बाद वीनस को क्या बोलते हैं? शुक्र। शुक्र के बाद अर्थ, पृथ्वी। और पृथ्वी के बाद मार्स, मंगल। मंगल के बाद बृहस्पति, जुपिटर। उसके बाद सैटर्न। ठीक है, इसको थोड़ा, ये ठंड लग रही है आप लोगों को? इसको बंद कर दे, या तो बंद ही कर दे क्या, है कि नहीं? क्लियर है? हालांकि अभी आएगा आप इसमें। आप थोड़ा सोलर सिस्टम के कंपोनेंट को समझ लीजिए। सोलर सिस्टम के कंपोनेंट क्या है, कंपोनेंट के बारे में, कि कैसे कैसे सोलर सिस्टम बनता है आपका। अब अभी तक तो सूर्य के बारे में बात किया, तो सूर्य का एक अपना परिवार है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सौरमंडल या सोलर सिस्टम कहा जाता है ना? तो आप देख लीजिए, आपका सोलर सिस्टम के अंदर में ये बॉल ऑफ द हॉट है जो चमकता है, आपको दिखता है सूर्य में, आपका हाइड्रोजन हीलियम मुख्य रूप से उसी से मिलकर बना हुआ चमकती हुई गैस है एक तरीके का। अब टोटल कितने ग्रह हैं? टोटल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। पहले 9 थे, अब कितने हैं? 8 ग्रह हैं। क्या प्लूटो ग्रह है? प्लूटो पर प्लूटो को फर्क पड़ता है क्या?
कि ग्रह रहो या मत रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको बता दूं कि प्लैनेट्स, कितने प्लैनेट्स हैं टोटल ग्रहों की संख्या सोलर सिस्टम में? 8 मेजर प्लैनेट्स हैं आपका, आज 8 मेजर प्लैनेट, सन का 8 प्लैनेट्स, और उसका एक ऑर्बिट हुआ आपका। अब देखो ये प्लैनेट्स में कौन कौन किस ऑर्डर में है, इस तरीके से फ्रॉम सन के तरफ से जाते हैं। तो सन के बाद मर्क्यूरी, इसके बाद वीनस, इसके बाद अर्थ, उसके बाद मार्स, उसके बाद जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, और फिर से यहां पर देख लीजिए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, जिसको क्या बोलते हैं? अरुण और वरुण, है कि नहीं? ये है आपका इसमें आपका। अब इसमें भी दो प्रकार के हैं, इसमें भी दो प्रकार के। अगर आप सोलर सिस्टम को जब आप देखोगे तो इसमें दो प्रकार की बातें होगी। ये देख लो, याद रखिएगा, ये जो सन है ना, सन के, इसको मान लीजिए, ये इसको मान लो एक रिफरेंस, ये ऐसे सन के जो नजदीक है वो सॉलिड ग्रह है। ये क्या है? सॉलिड। और ये क्या है सर? गैसियस। तो 4 जो है सॉलिड है और 4 गैसियस है। जो सॉलिड है जिसको हम लोग बोल रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? बताइए। इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स, इसको जोबियन प्लैनेट्स भी कहते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहा जाता है ना? तो आप देख लो, तो कौन कौन, अब आप प्रश्न आपके एग्जाम में पूछेगा कि इनमें से कौन सा टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स है आपका, यानी सॉलिड प्लैनेट्स कौन कौन से हैं? तो 4 सॉलिड प्लैनेट्स कौन कौन है बताइए? मरकरी, वीनस, हाँ बिल्कुल वीनस, और अर्थ और मार्स। और गैसियस प्लैनेट कौन कौन सा? बृहस्पति, शनि, क्लियर है? तो ये देख लो आप, तो हम बात कर रहे हैं यहीं में। तो ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स को हम लोग और क्या बोलेंगे? सॉलिड प्लैनेट्स। और दूसरा वाला प्लैनेट्स है जिसको जोवियन प्लैनेट्स कहते हैं। जोवियन प्लैनेट्स को क्या बोलते हैं? गैसियस प्लैनेट। इसमें ज्यादातर गैस से बना है। कौन कौन? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। जो आउटसाइड है, जिनका टेम्परेचर कम है कि नहीं? टोपी जैसा आगे चलकर बन जाएगा वो। और ये आपका क्या है? सॉलिड है आपका। ड्वार्फ प्लैनेट के बारे में बात कर सकते हैं। बौना ग्रह जिसको बोलते हैं, क्या उसको बोलते हैं सर? शूद्र ग्रह। बौना भी है, शूद्र भी है। तो आप कह सकते हो आप इसमें आपका दीज ऑब्जेक्ट शेयर टू सम कैरेक्टरिस्टिक विद द प्लैनेट्स बट डज नॉट मीट टू क्राइटेरिया। क्यों बोला जाता है इसको? क्योंकि ये प्लैनेट्स के कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो नहीं करता। जैसे एक प्लैनेट्स के लिए क्या होना चाहिए? सन की परिक्रमा करना होता है ना। दूसरा क्या होना चाहिए सर प्लैनेट्स के लिए? उसी ऑर्बिट में रहना। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि प्लेटिव ऑर्बिट छोड़ करके बाहर चला जाता है, इसलिए इसको सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं माना जाता है। तो प्लूटो हुआ, मेकमेक और सीरस, ये इसको ड्वार्फ प्लैनेट कहा गया है इसको, है ना। बौना ग्रह कहा गया है। सौर मंडल में कई बौने ग्रह हैं जिसमें प्लूटो, मैकमेक और सेरस, ये 3 ग्रह, इसको याद रखना, तीनों ड्वार्फ प्लैनेट है। क्या है ये? ड्वार्फ का मतलब क्यों? क्योंकि सोलर सिस्टम के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता, प्लैनेट्स के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता है। वो सन को रिवॉल्व तो करता है लेकिन ऑर्बिट बार बार बदलता है। तो जो बार बार ऑर्बिट बदलेगा उसको फैमिली का मेंबर नहीं माना जाएगा। ऐसे भी मान लिया आपने इंटरकास्ट मैरिज कर दिया तो आपने फैमिली के रूल्स को तोड़ा है, तो आपको फैमिली से बाहर निकाल दिया जाता है। तो जाहिर सी बात है इसके साथ भी यही है बेचारे के साथ। अब सबका अपना एक नेचुरल सैटेलाइट्स है। सबका है क्या? नहीं। पृथ्वी का 1 मून है, मार्स का 2 है कि नहीं?
वीनस का नहीं है, नहीं है। आपका और किसका? बृहस्पति का तो बहुत सा। सबसे ज्यादा किसके पास मून है? सबसे ज्यादा शनि का पास है। सब सैटर्न का सबसे ज्यादा है। पहले किसके पास था? बृहस्पति के पास था। लेकिन अब रिसर्च में, और क्या पता, ऐसा कहा जा रहा है कि पृथ्वी का भी एक मून और आएगा। हाँ, यानी करवा चौथ दो दो मून से। किसको? यानी ऐसा तो ना हो कि दो दो पति भी हो जाए बाद में, है ही नहीं। पॉलीएंड्री सोसाइटी बन जाए हमारा आपका। और लग ही रहा है आजकल, है ही, एक को मिल रही रहा है, लोग दो दो चार चार। अभी सैयारा देखो, सैयारे मूवी देख लिया आप लोगों ने? देखेंगे क्या? लास्ट का देखे हैं, क्या हुआ? मिल कर जाते हैं, खत्म। छोड़ देता है उसमें, रॉक स्टार टाइप का सुनने में आता है। हम्म, लड़का लड़की उसमें नहीं मिलता, इसमें मिल जाता है। तूने वो कि लड़की का पहले भी बॉयफ्रेंड था एक, भूल जाते। हाँ, तो लड़कियां तो ऐसे भी भूल ही जाती है। ये तो हकीकत वाली फिल्म है, ये रियल स्टोरी है। कोई सुन तो नहीं रहा है? लड़कियां जो है, प्रकृति की एक ऐसी नमूना बनाई गई है जो पुरुषों के सर पर मूंग दलने के लिए बनी है। आप समझ रहे हो? अगर आपके जीवन में कोई कन्या का वास नहीं है ना, आप दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति हैं। हम्म? अगर आपके जीवन में कन्या है, इसका मतलब ये है कि आप भी दुखी आत्मा है ना? तो अगर नहीं है तो हैप्पी रहो। ये आपको कैंसर होने के चांसेस कम है, हार्ट अटैक कम होगा, है ना? ये सारी चीजें, स्ट्रेस आपको कम होगा, एंजाइटी कम होगा। आप समझ लो। आप गलत ज्ञान दे रहा हूं क्या मैं? ना, उससे पूछो जो सिंगल है, जो डबल होके सिंगल हुआ है, उससे पूछो कितना अब हैप्पी हो गया है, पहले कितना तंगी में था वो। क्या सदाब जी, ये बात सच है ना? तो फिलहाल अभी पीड़ा में है या पीड़ा मुक्त हो गए? हम्म, पीड़ा मुक्त हो गए। हम्म, क्या? उसको ज्ञान की प्राप्त। क्या लगता है गौतम बुद्ध घर छोड़ के भागे होंगे ऐसे ही? गौतम बुद्ध ऐसे घर छोड़ के नहीं भागे, पक्का बीवी के कारण या लोगों के कारण ही भागे होंगे। कहानी सच्चाई कौन बताता है सच में? मोदी जी घर छोड़कर क्यों भागे? आप बताओ। योगी जी, सबके जीवन में कोई ना कोई एक कला होता ही होता है ना? जिसके नहीं होता है वो ईश्वर के प्रसाद हैं। आप समझ रहे हो? ईश्वर के प्रसाद हैं। अगर नहीं है, बहुत हैप्पी, इतना एकदम सुकून का जीवन जियोगे। अब ये बात जरूर है कि आपको महसूस हो रहा है कि एक बार हो तो जाए पहले। अरे नहीं, 9 दिन 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात, है ना? सन भी प्रकाश में नहीं कर पाएंगे, उसकी सिर्फ गर्मी ही आपके अंदर में रहेगी। अच्छा खासा जो लक्ष्य बना हुआ रहेगा वो बिगड़ जाएगा। तो इसीलिए फोकस रहोगे आप, एकदम कॉन्सेंट्रेटेड रहोगे। तो मैं अगर जीवन का मजा करना है ना, घूमो, एक्सप्लोर करो, जगह जगह पर जाओ, आजादी के तरह वो फीलिंग, दोस्तों के साथ पार्टी करो, एंजॉय करो, मदिरा, जो करना वो करो। चाणक्य ने भी क्यों, चाणक्य बेचारे लड़कियों को क्रिटिसाइज, उनके जीवन में होगा कोई, पक्का होगा, इसीलिए चाणक्य क्रिटिसाइज करते हैं और परेशान थे आपको। चंद्रगुप्त को हालत खराब कर दिया था उन्होंने कि तुम दूर रहो, तो सुकून रहेगा। ठीक है ना? अब देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो मून जो है क्या है भाई? नेचुरल सैटेलाइट्स है आपका, सेलेस्टियल बॉडी है सोलर सिस्टम का, है कि नहीं? एग्जाम्पल में अर्थ का एक मून है आपका, जुपिटर का 79 है, लेकिन सबसे ज्यादा किसका? सैटर्न का 81 के आसपास है, 81 या 84 के आसपास है। ठीक है? एस्ट्रॉयड, ये बहुत अच्छी चीज है। ये क्या है भाई? ये देखो, ये सन है, ये क्या है? सन है। और ये अपना क्या है?
अर्थ यहां पर है, यहां पर आपका ये, फिर अर्थ, ये अर्थ और वीनस दोनों करीब करीब सेम है, इसीलिए ट्विन कहा जाता है। वो क्या होता है, जुड़वा कहा जाता है। और इसके बाद कौन आएगा, मंगल, और इसके बाद, और ये बीच में ये बेल्ट बन गया, इस बेल्ट को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एस्ट्रॉयड बेल्ट कहा जाता है। तो इसमें धूलकण होता है, पत्थर होता है, और एस्ट्रॉयड का मतलब ऐसा ना छोटा छोटा धूलकण, विशाल विशाल होता है आपका, हिमालय पर्वत जैसे भी बड़े बड़े विशाल विशाल होते हैं, चट्टान होते हैं। लेकिन ये चट्टान जो है ना इसी इलाके में घूम रहा है। क्यों घूम रहा है, क्योंकि जुपिटर के गुरुत्वाकर्षण के कारण, इसका एक गुरुत्वाकर्षण और इसका गुरुत्वाकर्षण, ये दोनों को बैलेंस करके, अगर ये नहीं रहता ना इसका गुरुत्वाकर्षण, तो पता है कहां आते, सब टकरा करके और पृथ्वी पर जाकर के आता है, और पृथ्वी पर जीवन जीना नहीं जी पाता, रहता ही नहीं। अभी जब कोई एस्ट्रॉयड मेट्रॉयड आता है ना पृथ्वी पर, तो आते आते उस हाई एनर्जी के कारण वो बर्न हो जाता है, जिसको आप टूटता हुआ तारा कहते हो आप, वो दरअसल वो मेट्रॉयड होते हैं। रात में जो मन्नतें मांग लिया एकदम जाकर के, हे प्रभु हमारा मन की इच्छा को पूरी कर दो, है कि नहीं। तो ये देख लो, एस्ट्रॉयड क्या है, रॉकी ऑब्जेक्ट्स है ना, कई किलोमीटर विशाल चट्टान है वो आपका, वो प्राइमरी। ये कहां पर है एस्ट्रॉयड बेल्ट, ये है आपका ऑर्बिट ऑफ मार्स और जुपिटर, जुपिटर और मार्स के बीच में है, जुपिटर और मार्स के बीच में। आप देख सकते हो जुपिटर और मार्स के बीच में क्या है, क्षुद्र ग्रह, इसको क्या बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह चट्टानी वस्तुएं हैं जो मुक्त रूप से कहां कहां स्थित है आपका, मंगल और बृहस्पति के बीच में है आपका, मंगल और बृहस्पति के बीच में आपका इस बेल्ट का सबसे क्षुद्र ग्रह किसको माना जाता है, सेरस को माना जाता है। तो सेरस प्रश्न पूछेगा एग्जाम में कि सेरस क्या है भाई, तो सेरस एक लार्जेस्ट एस्ट्रॉयड इन द बेल्ट है आपका। वो कहां पर है, वो है मंगल और बृहस्पति के बीच में, यानी कि जुपिटर के बीच में आपका। अब इसी प्रकार से कॉमेट्स होता है। अब ये कॉमेट्स क्या है भाई, ये आईसी बॉडी है आपका, ये क्या है इसका बॉडी, वो बर्फीला चट्टान कर सकते हो आपका, इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में आपका एक है। आपको बता दूं कि ये सोलर सिस्टम के जो बाहर वाला क्षेत्र में जो छोटा छोटा बूंदा दिखता है ना, ये वही कॉमेट्स होता है जो चमकता रहता है आपका, है ना। या व्हेन दे approach the sun they develop the glowing coma to tell due to the sublimations of their eyes, इतना वो आइस है वो, तो जब सूर्य की प्रकाश पड़ती है तो वो चमकता है कि नहीं, तो उसको कॉमेट्स कहते हैं। लेकिन धूमकेतु, लेकिन वो किस कलर क्या होता है, आइस होता है वो कॉमेट्स। ये आपको बता दूं कि ये धूमकेतु है, ये धूमकेतु बर्फीली पिंड होती है जो दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं के अनुसरण करते हुए वो प्रायः आप कह सकते हो कि सौर मंडल के बाहरी क्षेत्र से निकलती है आपका, जो सोलर सिस्टम है ना उसके बाहर बाहर में आपका। जब वो सूर्य के निकट पहुंचते हैं तो उनकी बर्फ के उद्वाह पतन के कारण उनमें एक चमकदार कौमा और एक पूंछ विकसित होता है, पुंज, पुंज का मतलब प्रकाश विकसित होता है, तो धूमकेतु उसको कहा जाता है। और उल्का पिंड, उल्का पिंड क्या है, ये उल्का पिंड, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मेट्रॉयड कह रहे हैं। क्षुद्र ग्रह ये हुआ, ये लेकिन इसका कैरेक्टर चेंज होगा। ये एस्ट्रॉयड रॉकी ऑब्जेक्ट है, विशाल है, ये कहां पर है, ये कहां पर है, ये बृहस्पति और यानी कि जुपिटर और मार्स के बीच में। लेकिन ये मेट्रॉयड ये निकल चुका है, ये मेट्रॉयड स्मॉल रॉकी है, मेटालिक ऑब्जेक्ट है ये आपका, ये स्पेस में के थ्रू ट्रैवल कर रहा है। ये जब पृथ्वी में के एटमॉस्फेयर में इंटर करता है ना तो जलने लगता है, फ्रिक्शन के कारण से जलने लगता है, क्योंकि ऊपर जाओगे ट्रोपोस्फेयर, उसके ऊपर आयोनोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, तो थर्मोस्फेयर में एटमॉस्फेयर में आएगा तो टेम्परेचर ऊपर बहुत हाई है, तो एक फ्रिक्शन के कारण से उसमें आग लग जाता है। और जब वो आग लगता है, मेट्रॉयड इंटर इन अर्थ एटमॉस्फेयर, बर्न अप इट्स स्टार ऑफ लाइट, मेट्रॉयड या शूटिंग स्टार कहते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टूटता तारा। ये जो तारा टूटता है ना, और आप लोग मन्नतें मांग ले रहते हो, बोला विखंडन, कहता है कि किसी की आत्मा निकल गई है शरीर से, देखो, है ना। तो दरअसल वो आत्मा क्या है, जब कोई उल्का पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है और जलता है तो इससे प्रकाश की एक लकीर बनती है, उल्का या शूटिंग स्टार के रूप में देखा जाता है। आपने देखा होगा कि
निकलता है कि नहीं, तो वो क्या है, वो टूटता तारा। फिर मन्नतें मानते हो, अपनी महबूब के बारे में सोचते हो, आजा मेरे जीवन में, तो जो बचे हुए वो भी टूट जाओगे, है ना, इसलिए मन्नतें नहीं मांगनी। क्लियर है सर? क्या समझ में आ रहा है? उल्का पिंड, धूमकेतु, है कि नहीं, और शूद्र, क्षुद्र, है ना, ये चीज है आपका क्षुद्र, क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्का पिंड। क्षुद्र ग्रह को क्या बोलेंगे अंग्रेजी में? एस्ट्रॉयड। धूमकेतु क्या है? कॉमेट्स। और उल्का पिंड क्या है? मेट्रॉइड्स। और अर्थ के एटमॉस्फेयर में कौन आ रहा है? ये मेट्रॉइड आ रहा है, उल्का पिंड। और कोई कोई उल्का पिंड पृथ्वी पर गिर जाता है। आपको बताऊं कि जो खास करके महाराष्ट्र में जो लोनार लेक है, लोनार झील, वो किससे बना है? उल्का पिंड से ही तो बना है, उल्का पिंड से ही तो बना है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, क्यूपर बेल्ट के बारे में हमने बता दिया। क्यूपर बेल्ट क्या होता है भाई? वो चले जाओ नेपच्यून की तरफ, ठंडा ठंडा कूल कूल। क्यूपर बेल्ट जो है कहां पर है? नेपच्यून के पास है। ये जो है आपका नेपच्यून की कक्षा में से परे क्यूपर बेल्ट स्थित है, जहां प्लूटो और अन्य बौने ग्रह हैं। माने क्या, यहां पर समझो ऐसे, ये देखो, ये दिख रहा है नेपच्यून, ये तो सोलर सिस्टम तो यही तक है, सोलर सिस्टम। लेकिन वो ये बेल्ट बन गया क्यूपर बेल्ट, ये वाला बेल्ट बन गया क्यूपर बेल्ट बन गया है। ये देखो एटमॉस्फेयर से बाहर निकल गया ना ये, तो ये क्या है बताइए? ये जो जल रहा है वो क्या है? क्या है ये? उल्का पिंड है ये। और ये जो तारा जो है ये देख रहा है, कॉमेट है। कॉमेट का मतलब धूमकेतु, है कि नहीं, धूमकेतु। ये जल रहा है उल्का पिंड। और ये वाला क्षेत्र में जो ये बेल्ट बना, इस बेल्ट को हम क्यूपर बेल्ट कहते हैं। यहां पर प्लूटो के आसपास में ये मिलेगा आपको, नेपच्यून के बाहर ऑर्बिट में मिलेगा आपको। क्यूपर बेल्ट कहां मिलेगा? प्लूटो के और अन्य जो क्षुद्र ग्रह हैं उसके आसपास में होला, यानी कि लघु अवधि धूमकेतु स्रोत है आपका। यहां पर धूमकेतु के का भी स्रोत मिलता है। धूमकेतु का मतलब कॉमेट्स क्यों मिलता है? क्योंकि इधर टेम्परेचर कम है, खत्म है, ना के बराबर टेम्परेचर है आपका, इसलिए यहां पर ज्यादातर आइस के चट्टान मिलेंगे। ऐसे ऐसे कई अंटार्कटिका इसमें मिल जाएंगे आपको, है कि नहीं। ये जो दिख रहा है आपको, ये टोपी जैसा, ये क्या है? बेल्ट है उसके आसपास में, आइस का घूम रहा है उसके साथ साथ, है कि नहीं, वो है आपका। ठीक है, तो ये बात कर रहा हूं मैं क्यूपर बेल्ट आपका। क्लियर है आपका? एक रीजन कॉन्टेनिंग टू न्यूमरस स्मॉल आईसी ऑब्जेक्ट, आपका प्लूटो और अदर्स के बेल्ट, है ना। इट इज अ सोर्स ऑफ द शॉर्ट पीरियड ऑफ। फिर आप देख लो इसको, ऑर्थ क्लाउड कहते हैं। ये क्लाउड्स क्या होता है? ये कहा जाता है हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है आपका। या उर्ट जो बादल है, सूर्य से भी अधिक दूर स्थित काल्पनिक एरिया है आपका, एक काल्पनिक क्षेत्र है, काल्पनिक क्षेत्र है जिसमें बड़ी संख्या में धूमकेतु, नाभिक और बर्फीले पिंड मौजूद है। यानी वैसा क्षेत्र जहां पर धूमकेतु यानी कि कॉमेट्स और बहुत सारे ऐसे बर्फीले पिंड्स वहां पर मौजूद होते हैं। ऐसा माना जाता है कि दीर्घ अवधि के धूमकेतु वहीं पर दिखते हैं आपका। यहां पर क्यूपर बेल्ट में कौन सी लघु अवधि वाले धूमकेतु है? लघु अवधि का धूमकेतु का मतलब इस वाले इलाके में शॉर्ट पीरियड कॉमेट्स हैं, लेकिन इस इलाके में लॉन्ग पीरियड कॉमेट्स हैं, लॉन्ग पीरियड्स कॉमेट्स है इस इलाके में, ये लॉन्ग पीरियड्स कॉमेट्स है आपका। क्लियर है कि नहीं, कोई दिक्कत? इंटरप्लैनेटरी स्पेस क्या होता है भाई? सेलेस्टियल इंटरप्लैनेटरी स्पेस का मतलब क्या होता है? सोलर सिस्टम में जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट होते हैं ना, उस सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के बीच का जो इलाका होता है उसी को इंटरस्टेट प्लैनेटरी स्पेस कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर क्या कर रहा है? सोलर में आकाशीय पिंड के बीच का विशाल स्थान, ये देखो, इसके बीच वाला जो इलाका है ना, ये खाली है, ये इसके बीच में खाली है,
इसके बीच में खाली है, इसके बीच में खाली है कि नहीं? तो ये स्पेस को क्या बोल रहे हैं? इंटरप्लेनेटरी स्पेस कह रहे हैं। यानी दो प्लेनेट के बीच का गैप, आप दोनों के बीच का जो गैप है ना, उसी को इंटरप्लेनेट गैप कहा जाता है। अंतरग्रहीय अंतरिक्ष, सौर मंडल और आकाशीय पिंड के बीच विशाल स्थान जो धूल, गैस, सौर वायु से भरा हुआ है, उसी को अंतरग्रहीय अंतरिक्ष के रूप में माना जाता है। ठीक है। उसी प्रकार से सौर वायु, सूर्य से जो उत्सर्जित, जिसको सोलर फ्लेयर कहते हैं, सोलर विंड्स, स्ट्रीम चार्ज पार्टिकल्स निकल रहा है, इसको हम लोग ये बोलते हैं। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है क्या? इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा। बहुत डिटेल में चीजें, ये इसलिए मैं जानबूझ के पढ़ा रहा हूं कि इसमें कहीं पर उतना डिटेल में दिया नहीं जाता। एक बार बोल दिया, अच्छा लाल ग्रह किसको बोलते हैं, तो मंगल को, सबको रटा हुआ है। लाल ग्रह बताइए सर, ग्रीन ग्रह किसको बोलेंगे? हाँ, पीला ग्रह, ब्लू ग्रह अर्थ को, ट्वीन ग्रह, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, नियरेस्ट टू द प्लैनेट, नियरेस्ट टू द सन, हॉटेस्ट प्लैनेट्स। अभी बहुत आएगा। आइस जाइंट किसको बोलेंगे? यूरेनस को बोलेंगे। यूरेनस और नेपच्यून दोनों आइस जाइंट है एक तरीके का। किस चीज का बना होता है नेपच्यून? हाइड्रोजन हीलियम का बना होता है। हाइड्रोजन और हीलियम दोनों। आपका क्या कलर होता है नेपच्यून का? ब्लूइश कलर होता है। ब्लूइश कलर, मिथेन की तरह आपका, है ना, मिथेन की तरह होता है आपका, है ना। सारे ग्रह के बारे में डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे, एक एक ग्रह को हम लोग अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। ठीक है, चलो एक दो ग्रह मिटा ही लेते हैं हम लोग, ग्रह कटेगा। दिख लिया? क्लियर है? अब चलो एक एक करके हम समझ लेते हैं। मर्क्यूरी के बारे में। मर्क्यूरी क्या है भाई? क्लोजेस्ट, सबसे नजदीक, सबसे स्मॉलेस्ट, है कि नहीं? डायमीटर 4900 किलोमीटर। फास्टेस्ट प्लैनेट, तो अब सबसे नजदीक होगा तो चक्कर भी। फास्टेस्ट प्लैनेट विद स्पीड कितना? 1,72,500 किलोमीटर पर आवर से वो कंप्लीट रिवॉल्यूशन करता है। किसको? सन को। कितने दिनों में? 88 दिनों में आपका, है। ठीक है। वाटर नहीं है। क्यों नहीं वाटर है? क्योंकि टेम्परेचर हाई है। तो वाटर रहेगा? बिल्कुल नहीं। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और डाइऑक्साइड ही है। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा। वीनस को क्या बोलेंगे सर? शुक्र। शुक्र सबसे चमकीला है, हॉटेस्ट प्लैनेट है आपका। टेम्परेचर 478 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो है यहां पर जाओगे तो वीनस ही बन जाओगे। पृथ्वी भी वीनस ही बन जाएगा एक दिन। पृथ्वी जल्द ही वीनस बनने वाला है। 10-20 साल में वीनस बन जाएगा, 50 साल में मान लेते हैं, 100 साल, 200 साल में वीनस बन जाएगा। फिर यहाँ पर आदमी उदमी नहीं रहेगा। अगर आदमी रहेगा तो उसकी टेम्परेचर विथ स्टैंड की कैपेसिटी बहुत ज्यादा। अब ये एसी में चल रहे हो ना, अगर मैं गारंटी के साथ कहता हूं पूरी दुनिया अगर एसी बंद कर दे, जितने भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन वाले जो उत्सर्जन वाला बंद कर दे, फ्रिज से लेकर टीवी से लेकर, मैं गारंटी देता हूं कि जल्दी हम लोग पेरिस कन्वेंशन को टच वो कर लेंगे, पूरा कर लेंगे। समझ लो आपका। और पता है पहले के जमाने के लोग कितने थे? मिट्टी के मकान में रहते थे ऑटोमेटिक से। टेम्परेचर को किसने बढ़ाया? हम ही लोगों ने बढ़ाया ना। आप कितना मूर्ख हो, जब हम जानते हैं एनर्जी, इंजीनियर जानता है, ये जानता है साइंटिस्ट की एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, कैन बी चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो अंदर का तापमान को बाहर कर रहे हो, तो अंदर तापमान कम हुआ तो बाहर तापमान बढ़ जाएगा। तो बाहर निकले हो तो कहे हाय गर्मी, हाय गर्मी। अंदर का तापमान कम किया ना, तो बाहर के तो बढ़ा दिए ना। ऐसा थोड़ी है कि वो तापमान बाहर नहीं, वो एग्जॉस्ट के पास जाकर देखो हीट निकल रहा होता है। तो तुम मूर्ख हो क्या? कुछ देर के लिए अंदर का कम किया, बाहर का तो बढ़ा दिया आपने। फिर बाहर जाओगे तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, हीट को ट्रैप कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है ये जाओगे इसमें वीनस के पास, उसके एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है।
और कार्बन डाइऑक्साइड हीट को ट्रैप ज्यादा करता है, तो हीट को ट्रैप ज्यादा करेगा। मीथेन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों दोनों, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा एटमॉस्फेयर में, ठीक है। जिसको अर्थ के ट्विन कहते हैं, क्योंकि साइज में, मास में, सब में वीनस और अर्थ दोनों बराबर है। 2 प्लैनेट्स है सोलर सिस्टम विच इज रोटेट, है ना। ब्राइटेस्ट और इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार कहा जाता है, ठीक है। यही बात पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है। ऐसा शुक्र और पृथ्वी के आकार और द्रव्यमान की समानता, तो 2 ग्रह है, ठीक है, चमकीला ग्रह। अर्थ के बारे में तो आपको पता ही है। अर्थ को हम लोग सस्टेनेबल, अर्थ को हम लोग और भी कई रूप में जानते हैं। ब्लू प्लैनेट्स है, मून एकमात्र है हमारा, इसके बारे में क्या ही बताए, सब कुछ आगे चल करके पढ़ोगे। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ आपका। अर्थ जो है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक इकोनॉमी हमने आपको पढ़ाया था, गोल्डीलॉक्स जोन। अर्थ भी एक तरीके का क्या है, गोल्डीलॉक्स जोन है आपका, ठीक है। मार्स ये ब्लू है, किसके कारण से, वाटर के कारण से, 70% पानी है, तो वाटर के कारण। रेड प्लैनेट इसको कहते हैं, क्यों भाई, आयरन का मात्रा सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा आयरन है आपका, जिसके कारण से। सेकेंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट है आपका सोलर सिस्टम का, मरकरी के बाद मार्स है आपका, है कि नहीं। इसके 2 अपना चंद्रमा, 2 चंद्रमा मून है। एक का नाम है फोबोस और डिमोस, फोबोस और डिमोस आपका, है ना। थीन एटमॉस्फेयर सर्विस में आपको क्रेटर, डेजर्ट सब कुछ वहां पर देख लिए। वहां पर एक मून जिसको ओलंपियस मोन्स, लार्जेस्ट वोल्केनो को कहा जाए, वहां की जो वोल्केनो एक्टिविटी को ओलंपियस कहा गया है। ओलंपस मोन्स सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी और सबसे ऊंचा पर्वत जो है मंगल ग्रह पर स्थित है, हिमालय पर्वत से कई गुना ज्यादा आपका। ये आपका ओलंपस मोन्स इसका नाम है आपका, ठीक है, ओलंपस मोन्स। उसी प्रकार से देख लो जुपिटर के बारे में, लार्जेस्ट प्लैनेट है आपका, शॉर्टेस्ट रोटेशन, सबसे कम रोटेशन उसका होता है। आपका हाइड्रोजन, हीलियम और बाकी के अन्य गैस उसके ऊपर है। थर्ड ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है, रात को चंद्रमा और वीनस के बाद जो है सबसे ज्यादा अगर चमकीला है तो कौन है, ये जुपिटर है आपका। सबसे बड़ा भी है कि नहीं, चमकीला भी है आपका। ग्रेट रेड स्पॉट दिखता है आपका, है ना, प्लेनेट पर से उसको आपका। कितने 79 मून्स है आपका, 4 गेलियंस मून्स हैं आपका, जिसका अलग अलग नाम है। गिलियन आपके गिलीलियो ने क्या क्या देखा, आपका तक गेनीमीड्स, इसमें सबसे बड़ा है आपका। कौन कौन, आयो, यूरोपा, गेनीमीड्स और कैलिस्टो शामिल है आपका। ये क्या है, मुक्त रूप से मून है, एक तरीके का चंद्रमा है आपका, 4 सबसे बड़ा चंद्रमा आपका। अब यहां पर होता तो महिलाएं कितना करवा चौथ मनाती, हर दिन चंद्रमा एक साथ चमक रहा होता है। अभी तो हम एक ही चांद से इतने त्योहार मना दिए, 79 चांद से कितने त्योहार मनाए। एक चीज देखा, गौर किया है, सारा पर्व जो है, त्योहार महिलाएं मनाती है। क्या हिस्ट्री वाले सर ने क्या, सबसे ज्यादा त्योहार महिलाएं, पति के लिए, पुत्र के लिए, मतलब भाई के लिए। अभी रक्षाबंधन आ रहा है, भाई के लिए जानबूझ के ऐसा किया गया महिलाओं को कि खाली बैठो, दिमाग शैतान का होता, कुछ ना कुछ करते रहो। आप अगर मान लिया आपकी पत्नी घर पे बैठी है ना, अगर कुछ काम नहीं तो 10 बार आपको फोन कर देंगी, काम ही नहीं है, कुछ तो काम। तो चाइना वाले ने काम दे रखा है कि लो तुम मोबाइल असेंबल करो, सिखा दिया उसने, चाइना वाले ने। चाइना वाला खिलौना बनाने के लिए दे दिया, महिलाएं एकदम खिलौना में उलझी हुई है, बना रही है वहां के। हमारे यहाँ शनि सौरमंडल का चारों तरफ चमकीला, सेकेंड लार्जेस्ट प्लेनेट है सैटर्न, गैस है आपका, ब्राइटेस्ट। उसी प्रकार से लीस्ट डेंसिटी इसकी बहुत कम है, 82 मून्स है इसके पास। टाइटन सबसे लास्ट है, टाइटन घड़ी वाला याद रखना, सबसे लास्ट। फिर उसके बाद यूरेनस, थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेटरी एंड द फोर्थ लार्जेस्ट प्लैनेटरी आपका। उसी प्रकार से विलियम्स हार्सेल 1781 में इसको ढूंढा था, टेलीस्कोप से गया नहीं था ढूंढने, वहीं से आपका एक है आपका, ठीक है। आइस जैंट कहा जाता है इसको, कोल्डेस्ट प्लैनेटरी है आपका।
इसका एक और क्या, किस कलर का है ये सर, ग्रीनिश कलर का। यूरेनस कौन सा कलर, ग्रीनिश कलर। ठीक है, रोटेशन कौन से, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। वीनस का भी क्लॉकवाइज और बाकी सबका एंटी क्लॉक। वीनस और यूरेनस को छोड़ करके सब एंटी क्लॉकवाइज में चलता है और ये दोनों क्लॉकवाइज में। रोटेट क्लॉकवाइज ऑन इट्स एक्सिस लाइक अ वीनस, और बाकी के ग्रह एंटी क्लॉकवाइज, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में ना, ये ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, क्लियर है। ये देख लो ना, ये देखो ये क्या है, ये क्या है, ये है वेस्ट और ये क्या है, ईस्ट। तो जब ऐसे घूमेगा तो क्लॉकवाइज है ईस्ट, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। और ऐसे घूमेगा तो ये कौन सा डायरेक्शन है, ईस्ट टू वेस्ट है ना, और ये वाला कौन सा होगा, वेस्ट टू ईस्ट, तो एंटी क्लॉकवाइज। तो जब हम पश्चिम से पूरब की तरफ जाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, अब पूरब से पश्चिम की तरफ जाएंगे तो क्लॉकवाइज। तो दो ग्रह क्लॉकवाइज और बाकी एंटी क्लॉकवाइज। इसको भी आइस देखो, ब्लूइश कलर है बिकॉज ऑफ मेथेन के कारण से, मीथेन के कारण से, है ना। मैथमेटिकली आप देख सकते हो इसमें। तो ये इतना तो पूछेगा नहीं। फेमस मून का नाम है ट्रिटन। ठीक है, ट्राइटन। अब ये लास्ट देख लेते हैं, प्लूटो। प्लूटो, प्लूटो के बारे में समझ लेते हो। वही प्लूटो को कहा कि तुम हमारे फैमिली का मेंबर, तुम बार बार ऑर्बिट चेंज कर रहे हो। तो बार बार ऑर्बिट चेंज करने के कारण से 2006 में प्लूटो को क्या किया गया, एक्सक्लूड कर दिया गया पूरी तरीके से। प्लूटो को कंसीडर किया जाता है ड्वार्फ, है ना, ड्वार्फ किया जाता है। और ये कहां पर है, क्यूपर बेल्ट में है ना। कहां सर, क्यूपर बेल्ट। और क्यूपर बेल्ट कहां पर है, नेपच्यून के पास। क्यूपर बेल्ट स्फेरिकल बाउंड्री है आउटसाइड द ऑर्बिट ऑफ नेपच्यून के बाहर आपका। सो नंबर ऑफ एस्ट्रॉयड, रॉक्स, कॉमेट सब वहां पर आपको मिलेंगे, आपको है कि नहीं, ये देख सकते हो। क्यूपर बेल्ट नेपच्यून की कक्षा के बाहर एक गोलाकार सीमा है जिसमें अनेक क्षुद्र ग्रह, चट्टाने और धूमकेतु मिलते हैं। ठीक है, क्लियर। तो नेपच्यून को हटा दिया। अब यहां पर देख लो याद करने का तरीका। इनर प्लैनेट्स कौन कौन, याद रखो, माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ये ट्रिक है, ये ट्रिक ज्यादा टफ है याद करने से। इनर प्लैनेट या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट में कौन कौन, मरकरी, वीनस, अर्थ और आउटर प्लैनेट्स में, जोवियन प्लैनेट्स में कौन कौन, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, सेम लाइक दैट यहां पर। क्लियर है कि नहीं। मेरी बहुत कुशल मां ने हमें पागल कर दिया। ठीक है, ये देखो, ये है आपका किस बेसिस के आधार पर, ये इनर और आउटर सोलर के डिस्टेंस के बेस के आधार पर अगर देखो तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस किसका, जुपिटर का, नजदीकी के। फिर उसके बाद नहीं सॉरी माफी, मास के बेस के आधार पर होगा ये मास के बेसिस के आधार पर। सबसे बड़ा कौन, साइज के बेस के आधार पर, साइज के बेस के आधार पर। तो सबसे ज्यादा किसका, उसके बाद यूरेनस, उसके बाद अर्थ, वीनस, मार्स और मर्क्यूरी। ये साइज के बेस के आधार पर। हाँ, तो ये भी कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछता है आपका। तो एक आध दो क्वेश्चन कर ले। हाँ, साइज के बेसिस के आधार। अर्थ जो है 5वें नंबर पर है ना। चलो ये दो चार क्वेश्चन कर लेते हैं। बोलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सन इज विजिबल टू ह्यूमन। बिल्कुल कोरोना, कोरोना कि फोटोस्फीयर, फोटोस्फीयर विजिबल टू द ह्यूमन। फोटोस्फीयर वो तो ग्रह लग जाता है। हाँ, ये वाला में होगा आपका। हाँ, इसमें होगा विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ सन इज विजिबल एट द टाइम ऑफ इक्लिप्स। इक्लिप्स का मतलब सूर्य ग्रहण के दौरान। तो ये कौन सा, कोरोना। ये क्वेश्चन है कि ग्रहण के समय सूर्य का निम्नलिखित में से कौन सा भाग दिखाई देता है, कोरोना। यहां पर सूर्य के निम्नलिखित में से कौन सा भाग मनुष्य को दिखाई देता है, तब प्रकाश मंडल दिखाई देता है। क्लियर है कि नहीं।
ये बताइए, विच ऑफ द डीपेस्ट पॉइंट फ्रॉम द सी लेवल टू अर्थ? मरीना। व्हाट इज द टाइम टेकन टू लाइट ए सन टू अर्थ? करीब करीब डी वाला करेक्ट होगा ना, 8 मिनट 20 सेकेंड। सूर्य के प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम? जुपिटर। इसको बताइए साइज के अकॉर्डिंग। कौन सा? 4, 3rd, 2nd, 1st? ए। Which of the following planets in solar system take to shortest revolution? सबसे कम परिक्रमा कौन? मर्क्यूरी। उसके बाद फाइंड जोवियन प्लैनेट्स कौन सा है? यूरेनस, है ना? जोवियन प्लैनेट्स यूरेनस है। बताइए अकॉर्डिंग टू द रिवोल्यूशन वेलोसिटी के बेस के आधार पर। अब ये थोड़ा सा टफ हो जाएगा, पर सबसे ज्यादा किसका होता है? मार्स का। उसके बाद यूरेनस का, उसके बाद जुपिटर का, उसके बाद हाँ तो नहीं, अकॉर्डिंग टू ये रिवॉल्यूशन वेलोसिटी, हाँ वेलोसिटी है, तो करेक्ट आंसर इसका सी होगा। विच प्लैनेट इज द सोलर सिस्टम हैज हाईएस्ट डेंसिटी? अर्थ का होगा सबसे हाईएस्ट डेंसिटी, तो गैसियस फॉर्मेट में है। अब बताइए विच प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम नोन फॉर द प्रोमिनेंट रिंग्स? प्रोमिनेंट रिंग्स के लिए कौन जाना जाता है कि नहीं? सैटर्न जाना जाता है। व्हाट इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम? प्रश्न तो ऐसे ही बनेंगे, और क्या बनने सकते? विच इज सेलेस्टियल बॉडी इज कंसीडर्ड टू ड्वार्फ प्लैनेट? प्लूटो। व्हाट इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम? बस कल से लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्लियर। अब इस पर आधारित क्वेश्चन में आएगा बहुत सारा, धीरे धीरे थोड़ा बढ़ने तो दो, फिर देखना आप क्वेश्चन ना, फिर एक साथ मिक्स करके क्वेश्चन करोगे तो मजा आएगा। इसी में ज्योग्राफी वाला क्वेश्चन भी करवा देंगे हम लोग, वो जो टेस्ट में हुआ है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।